हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इससे पहले हम दो क्वेश्चन बता चुके हैं 3.1 एक्सरसाइज यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर का। आज हम थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो पूरी एनर्जी के साथ चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपये। आफ्टर a month the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. represent the situation algebraically and graphically। तो जो ये सिचुएशन है इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, जो भी एप्पल और ग्रेप्स में रिलेशन दिया है। तो अभी कॉस्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो लेट कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg, ठीक है, 1 kg एप्पल का कॉस्ट सपोज कर लिया एप्पल इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, ठीक है। 1 kg एप्पल का कॉस्ट सपोज किया एक्स रुपीज़ और 1 kg ग्रेप्स का यानी ग्रेप का जो कॉस्ट है वो सपोज कर लिया 22 रुपीज़। अब फर्स्ट कंडीशन देखो क्या बनेगी इसमें। फर्स्ट कंडीशन 1 kg एप्पल का कॉस्ट है एक्स रुपीज़, तो 2 kg एप्पल का कॉस्ट कितना होगा 2x रुपीज़, क्लियर है ना। और 1 kg ग्रेप का जो कॉस्ट है वो 22 रुपीज़ है और 1 kg ही बोला है, तो 1 kg का 22 हो गया। अब 2 kg एप्पल का कॉस्ट और 1 kg ग्रेप का कॉस्ट अगर दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल कॉस्ट आता है 160 रुपीज। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ मूव ऑन द सेकेंड इक्वेशन यूजिंग कंडीशन नंबर सेकेंड। देखो सेकेंड में क्या करेंगे, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। अगर 4 kg एप्पल को परचेज किया जाता है और 2 kg ग्रेप्स को परचेज किया जाता है तो उसे देने पड़ते हैं 300 रुपीज़। तो 4 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का कॉस्ट है एक्स रुपीज़, तो 4 kg का 4x और 1 kg ग्रेप का रुपीज़ 1 kg ग्रेप का रुपीज़ है 22 रुपीज़, तो 2 kg का कितना होगा 2 रुपीज़। ऐसे टोटल कॉस्ट उसे देनी पड़ती है 300। क्लियर हो गया होगा। इसको हम थोड़ा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2x प्लस 22 इज इक्वल टू 150 आएगा। क्या ये हमें देखो दो इक्वेशन मिल गई यहाँ से। अब यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन से 3 पॉइंट निकालना है, सेकेंड इक्वेशन से 3 पॉइंट निकालना है, 3 पॉइंट का हम यूज करेंगे, उसके बाद ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। यहीं पे हम साइड से कर लेते हैं तीनों पॉइंट को। अगर देखो हम यहाँ पे बाई का वैल्यू 0 पुट करें, बाई का वैल्यू 0 पुट करें तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 160, तो 2x हमें कितना मिलेगा 80, यानी x की वैल्यू 80 आ जाएगी। तो हमें एक पॉइंट मिल गया, x अगर 0 है, x अगर 80 है तो y की वैल्यू 0 आ रही होगी। अब इसके बाद हम y की वैल्यू और कुछ लेते हैं। y की वैल्यू को जैसे मैंने 40 सपोज कर लिया, ठीक है, y की वैल्यू को 40 सपोज किया तो 160 माइनस 40 वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी 60 मिलेगी। क्लियर है ना। y की वैल्यू 40 थी, ट्रांसपोजिशन कर लिया 120 हो गया, 2x इज इक्वल टू 120, x की वैल्यू 60। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, ये सेकेंड वैल्यू आ गई। अब इसके बाद y की हम वैल्यू और बड़ी ले लेते हैं 80। y की वैल्यू को 80 पुट किया, ट्रांसपोजिशन किया 160 माइनस 80, वैल्यू आएगी 80 और 2x इज इक्वल टू 80, इसका मतलब x कितना होगा 40। देखो हमें तीनों पॉइंट मिल गए यहाँ पे। चाहो तो इसका टेबल बना लो, चाहे डायरेक्ट निकाल लो, बात एक ही है। यही सेम प्रोसेस हम सेकंड के लिए करेंगे। y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। अगर y की वैल्यू को 0 मैंने पुट किया तो 2x इज इक्वल टू 150 आएगा, 2x इज इक्वल टू 150 आएगा, तो 2x अगर 150 है तो x कितना होगा 75 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद ये एक हमें पॉइंट मिला। सेकंड हम लेते हैं, अगर यहाँ पे y की वैल्यू को मैंने 50 पुट कर दिया, y की वैल्यू को 50 ले लिया, तो 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 150, मीन्स 2x इज इक्वल टू 150 माइनस 50, y की जो वैल्यू है वो ट्रांसपोजिशन हो जाएगी, तो 2x इज इक्वल टू 100, यानी x इज इक्वल टू भी 50 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 100 देन x इज इक्वल टू 50, ये सेकंड वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद y की थोड़ी और बड़ी वैल्यू लेते हैं, 70 ले लिया y की वैल्यू को। अगर हम y की वैल्यू को 70 लेंगे तो 2x प्लस 70 इज इक्वल टू 150, तो 2x इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 150 माइनस 70, तो 150 में से अगर हम 70 को माइनस करेंगे तो 80 मिलेगा और 2x इज इक्वल टू 80 आ गया, तो 2x अगर 80 है तो x कितना मिलेगा हमें 40 मिल जाएगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए।
देखो एल्जेब्रिकली पहले ही रिप्रेजेंट हो चुका था और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दोनों ही इक्वेशन के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पॉइंट निकालने होते हैं, जो मैंने निकाल लिए हैं। अब इसके बाद इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मेरे पास पॉइंट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब देखो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या आ रहा है 80, इसमें भी सबसे बड़ा पॉइंट क्या है 70 और 75 ये बड़ा पॉइंट है। तो हम ऐसा करते हैं कि 10-10 के स्लॉट ले लेते हैं, 80 तक तो पहुंच जाएंगे आराम से। तो 10, 20, 30 थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं 30, इसके बाद 40, 50, 60, 70 एंड लास्ट पॉइंट 80। नाउ दिस सेम प्रोसेस विल बी हैपन ऑन द बाई एक्सिस 10, 20, 30, 40, 50 and then 60 and then 70 and last point 80। तो हमें ये 80 ले लिया, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, मैंने लिया नहीं है क्योंकि कोई भी नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं। अगर नेगेटिव होता तो इधर भी ले लेते, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और कोऑर्डिनेट भी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव ही है। तो देखो y 0 है और x 80 है, यानी x में हमें कितना चलना है 80 और y में तो चलना ही नहीं है क्योंकि y 0 है। तो एक पॉइंट आ गया हमारा 80,0, ठीक है, 80,0 पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट था 60,40, तो x में हमें चलना है 60 और y में जाना है कितना, देखो 40 जाना है, ठीक है, 40 जाना है। तो 40 मेरा यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है, 60, 40 ये मैंने पॉइंट लोकेट कर दिया 60,40, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, x चलना है हमें 40 बाई 80, x चलना है 40 और y हमें चलना है 80, ठीक है, x में चलना है 40, y में चलना है 80। तो हमें ये तीनों पॉइंट मिल गए ना, तो हम इन तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्केल से बनाओगे तो ग्राफ एकदम स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। तो ये एक लाइन आ गई किस इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन की। इक्वेशन क्या थी 2x + y = 160। अब इसके बाद हम सेकंड को देखते हैं, x 75 है, तो देखो x 75 कहाँ पे होगा 70 और 80 के बीच में, y में हमें चलना ही नहीं है, तो ये पॉइंट आ गया सीधा, ठीक है। ये a था, ये पॉइंट मेरा b था और b दे दिया था c था, तो इसको दे देते हैं हम a'। अब ऐसे ही देखो x 50 है और y 50 है, तो x में हमें चलना है 50 और y में भी देखो कितना चलना है 50 चलना है। तो ये हमें पॉइंट मिल गया यहाँ पे मिला ना, यहाँ पे x में 50 और y में 50, ये पॉइंट हो गया मेरा b'। अब इसके बाद देखो x में 40 और y में 70, तो x में 40 यहाँ पे आएगा और y में 70 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 70 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया c'। हम इन तीनों पॉइंट को ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है, हम इन तीनों पॉइंट को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो डायग्राम को देखने से कुछ एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है, क्या कि दोनों ही लाइन पैरेलल आ रही है। अगर दोनों ही लाइन पैरेलल आ रही है तो उसका रीजन क्या हो सकता है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये कंडीशन होती है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, इट मींस दीज लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट। अगर देखो a1/a2 यानी x1 के कोफिशिएंट का रेशियो 2/2 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी 2/2 1 आएगा, और y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट का रेशियो 1/1, उससे भी 1 आ जाएगा। तो a1/a2 और b1/b2 का रेशियो सेम आ रहा है, लेकिन c1/c2 160/150 इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहां से भी समझ सकते हो कि ये दोनों लाइन पैरेलल ही आएंगी, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये एल्जेब्रिकली हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेट पॉइंट को निकाल लिया और ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.1। मुझे लग रहा है ये 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई होगी। एक नई एनर्जी के साथ नई एक्सरसाइज 3 हम लेके आते हैं। ओके, थैंक यू।